इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। अनिल भाई राम राम। आपने भी और कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाइया ने हमारी दोनों की राम राम। राम राम के बात है, राम राम तक कदी राम तो भूल लगती है भाई। बात ऐसी है विनोद भाई के जो खेत क्या रहा ना, चिंता कर रहा है उसकी। हाँ, उसकी भी चिंता है और भी चिंता है। इन्हों सोचो चिंता नु पूछो क्या है चिंता। भाई ध्यान रखिए, चिंता और चिंता में एक बिंदु का फर्क रहा कर। बिंदु का तो फर्क है, वो तो बात ठीक है। नफा नुकसान होता रहा, लेकिन जो आदमी उम्मीद रखेगा ना, आत्मविश्वास रखेगा, वो हमेशा आगे तरक्की करेगा। इन्हों तो सुन लो कि भाई चिंता क्या की है। क्या की चिंता है भाई? पशु पाल रखे। अच्छा। 2 डांगर ऐसे हैं जो कि आए बार खाली हो जाए, खाली हो जाए। ओहो, उसकी चिंता हो रही है मैंने। फिर डॉक्टर तक बात करी थी, गए थे जब? गया था, डॉक्टर साहब से बात हुई और जो बहुत अच्छी बात बताई। तो फिर अपने जो किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें भी सुनवा दे तो जरूर सुनानी जो चाहिए। हमने बात करी डॉक्टर साहब से, वो क्या विषय था वैसे? के बातचीत करी थी, कित करी थी, कौन थे, कुछ बता तो दे। डॉक्टर साहब से बात, डॉक्टर थे डॉक्टर राजन चौधरी जी। अच्छा। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि जो पशु को जो बीमारी हो जाए हैं ब्रुसोलस, अच्छा, उसके बारे में फिर सुनवाए तो भैया ने। बिल्कुल, बात सुनवाते बगैर देरी के आज भेंट वार्ता सुनते पशुओं में ब्रुसोलस रोग के लक्षण व उसके बचाव, डॉक्टर राजन चौधरी से। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राजन चौधरी जो कि पशु चिकित्सक हैं और पशु चिकित्सालय पीपली में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। पशु चिकित्सक के रूप में तो आप काम कर ही रहे हो सर जी। इसके अलावा जो हमारे पशु पालन विभाग है, उसकी ओर से इस समय कौन सा ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि हम अपने पशुओं को, जो दुधारू पशु हैं, उनको हम स्वस्थ रख सकें? जी, बहुत ही सही समय पे आपने ये प्रश्न किया है और मैं चाहता हूँ कि हमारी इस चर्चा के द्वारा जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो जानकारी लें और इसका फ़ायदा उठाएं। आज के दिन जो है ना, ये 15 दिन जो है 16 अगस्त से और 31 अगस्त तक हमारा 15 दिन का एक स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। एक ये बीमारी है पशुओं के अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्रुसोलोसिस। तो ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इसके अंदर जो गाभण पशु जो हैं, जब वो गाभण रहता है तो उसके आखिरी जो 3 महीने रहते हैं ब्याने के, जैसे गाय के अंदर आप समझें कि 7वां, 8वां और 9वां महीना। डॉक्टर साहब, इसको हम सरल भाषा में कहें कि टीकाकरण। जी, ये टीकाकरण है इस बीमारी के खिलाफ, जो जिसका नाम ब्रुसोलोसिस है। जी। तो ये बीमारी जो है, ये गाभण पशुओं के अंदर आखिर के जो 3 महीने उनके गाभ के जब रह जाते हैं, ब्याने के 3 महीने रह जाते हैं, तो उस समय पे अक्सर पशु जो है ना वो बच्चा गिरा देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एबॉर्शन हो गया। तो ये जो बीमारी है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और अब आप ये समझिए कि जिस किसान भाई जो आस लगाए बैठा है कि अब मेरा पशु ब्याएगा 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, और अचानक से ही वो मरा हुआ बच्चा डाल दे, यानी कि पशु अगर खाली हो जाए और पशु नए दूध होने के बावजूद भी पशु जो है अपना बच्चा गिरा दे, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात एक रहती है। एक तो ये हुआ कि जिस पशु की हमने 8 महीने तक, 9 महीने तक देखभाल की है और जब उसका दूध देने का समय आया है, उसी टाइम पे सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो हमारे,
और सभी किसान भाई अक्सर सभी ने इन चीज़ों को देखा होगा, अगर खुद के घर में नहीं है तो कम से कम आस पड़ोस के तो हमने देखा ही होगा कि उसका ब्याने का 1 महीना रह गया था और उसने बच्चा डाल दिया कल रात को, ऐसे अक्सर सुनने में आया करता है। तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा भयानक है, उसकी वजह एक और है कि ये पशुओं में तो नुकसान करती ही करती है, दूसरा इसका जो सबसे खतरनाक रूप है वो है कि वो पशुओं से ये इंसानों में फैल जाती है। जी। जो भी हमारे किसान बहन भाई ऐसे पशुओं को जिन्होंने जिस पशु ने बच्चा गिरा दिया और उसको ब्रुसेलोसिस बीमारी थी, तो उसको जो भी जैसे उसकी जेर है या उसका जो बच्चा है, जैसे अब जब बच्चा मरा हुआ गिरा दिया तो हम लोग उसको उठाते हैं और उठा के जाके जमीन में दबा देते हैं। डॉक्टर साहब, इसको अगर हम छुआछूत का अगर रोग जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, ये बिल्कुल छुआछूत का रोग है ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पशुपालक या फिर किन में ये बीमारी ज़्यादा होती है, 3-4 तरह के कैटेगरीज हैं जिनमें बीमारी जानते हैं। तो जो पशुपालक भाई जो उनको मरे हुए जो बच्चा है उसको उठाएंगे, या जो उसकी जेर है उसको उठाएंगे, या फिर जब पशु का ने बच्चा डाल दिया तो उसके बाद जो मैला जिसको अपन कहते हैं कि कई दिन तक बच्चादानी की सफाई होती रहती है, तो उस मैले के अंदर भी ये कीटाणु बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, ये बैक्टीरिया है काफ़ी मात्रा में निकलता है। तो ये जो भी पशुपालक भाई उसको हैंडल कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं उस चीज़ को, तो उनको होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर जो डॉक्टर्स हैं, जो वेटरनेरियंस हैं और जो हमारे VLD हैं, जो ऐसे पशुओं को हैंडल करते हैं, सपोज कि उसने बच्चा डाल दिया तो अक्सर किसान भाई बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब देख के ज़रा इसकी जेर नहीं डाली है, तो हम उसके लिए जो है ना दवाइयाँ वगैरह देने की कोशिश करते हैं कि उसको इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो जो पशुपालक हैं, जो पशु चिकित्सक हैं या जो अन्य जो उसको संभाल करने वाले हैं पशु की, वो भी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है ये एक बीमारी पैदा करती है, उसको हम अंडुलेंट फीवर बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि माल्टा फीवर भी बोला जाता है कि हर इंसान को जिसको भी बीमारी होती है उसके जोड़ों के अंदर दर्द होने लग जाता है, और ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है और इसके इलाज के लिए कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक इलाज इसका कराना पड़ता है। डॉक्टर साहब, सरल भाषा में अगर हम ये कहें कि जो पशुपालक है जी, और पशु को अगर ये ब्रुसेलोसिस बीमारी होगी जी, तो वो जो उसकी देख रेख कर रहा है जी, उसको उसका न्यार फूस कर रहा है जी बिल्कुल, उसको भी ये बीमारी होने की संभावना। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। और जैसे कि आपने जिक्र करा है उसके गोड्डों में दर्द जी, और जोड़ों में दर्द जी, तो वो यानी कि अपना इलाज, पशु का तो इलाज करवाएगा, उसको पशु के साथ साथ अपना भी इलाज करवाना पड़ेगा। और देखिए पशुओं में तो इलाज का चलो अपन बाद में बात करते हैं, पर इंसानों में इलाज की मैं बात बताता हूँ कि एक बहुत महंगा इलाज है और बहुत लंबा इलाज चलता है, क्योंकि ये जो कीटाणु जो है ना ये जोड़ों के अंदर जाके बैठ जाता है और वहां पे दवाई पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए बड़ा समय लगता है। तो इसलिए भारत सरकार ने पहल करके सभी राज्यों के अंदर जो है ना ये टीकाकरण का प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। देखिए मैं सभी पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये जो टीका है ये बछड़ियों और कटड़ियों को लगता है जिनकी उम्र 4 से और 8 महीने के बीच में होती है। यानी कि जो छोटे कटड़े बछड़ू हैं, हाँ, कटड़े नहीं, सिर्फ बछड़ियां और कटड़ियां जी, सिर्फ फीमेल जो है ना जिनकी उम्र हाँ जी 4 से और 8 महीने के बीच में है, 4 से 8 महीने के बीच में। तो किसान भाई इस बात को जरूर ध्यान रखें, जो 4 महीने और 8 महीने के बीच में जिस जो भी पशु हैं, छोटे पशु हैं, चाहे वो कटड़ियां हैं चाहे वो बछड़ियां हैं, उनमें जो है ये टीका जो है वो जरूर ब्रुसेलोसिस। देखिए ये टीका जो है ना भारत सरकार की तरफ से पूर्णतः मुफ्त पहुंचाया जा रहा है, और हर पशु चिकित्सालय के अंदर पशु चिकित्सक की टीम है। जो भी किसान भाई, जो भी आपके नज़दीक में पशु चिकित्सालय या आप हमारी डिस्पेंसरी जो भी पड़ती है, आप वहाँ के डॉक्टर से और वहाँ के VLD से आप संपर्क करें और जरूर से जरूर लगाएं। देखिए खास बात इस टीके की ये है कि ये टीका सिर्फ एक बार लगेगा, और एक बार टीका लगने से वो बछड़ी या कटड़ी जो है ना उम्र भर के लिए इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होगी। यानी कि इस टीके का हमने कोई शुल्क नहीं देना, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, और लगवाना भी जीवन में सिर्फ एक बार है। यानी एक बार आपने टीका लगवा दिया और ये पशु जो है ना इस बीमारी से पूर्णतया मुक्त हो गया सारी उम्र के लिए। तो इससे क्या होता है, देखिए जब अगर 9 महीने पे 8 महीने पे जो कोई बच्चा कोई पशु डाल देता है, तो आप ये समझिए कि सपोज 100 अगर एबॉर्शन होते हैं, 100 बच्चे डाल देते हैं, तो उनमें से 50 तो हमारी बछड़ियां थी, कटड़ियां थी। तो एक तो ये सीधा सीधा किसान भाइयों का नुकसान हो गया कि इतने बच्चे जो हमारे एक्स्ट्रा पैदा होने थे वो नहीं हुए,
और दूसरा क्या हुआ, वो दूध कमी रहेगी, क्योंकि अब जब 7 महीने पे 8 महीने पे कोई भी हमारी भैंस बच्चा डाल लेगी तो उसके बाद फिर वो दूध नहीं देती। गाय तो थोड़ा बहुत दूध देती है लेकिन कभी भी वो पूरे समय वाला कभी काम नहीं बनता। तो इससे लाखों लाख करोड़ों रुपए का नुकसान जो है ना प्रति वर्ष हिंदुस्तान के अंदर हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है, जिससे कुल मिला के हमारी देश की प्रोग्रेस भी रुकती है। जी, यानी कि ये हो गया डॉक्टर साहब कि जो पशुपालक भाई जो बच्चा जिसका पशु का बच्चा अगर गिर गया है तो उसको आर्थिक नुकसान ज्यादा हो। बिल्कुल आर्थिक नुकसान, बिल्कुल निश्चित तौर पर आर्थिक नुकसान है। और देखिए एक बच्चा, एक गाय का ब्याना, एक भैंस का ब्याना, एक घर में किसान भाइयों के एक जश्न का माहौल होता है, बिल्कुल एक बड़ी खुशी का दिन होता है। और मैं समझता हूं कि भी इससे बड़ा दुख भी नहीं होता कि आप आस लगाए बैठे हैं कि भी अब 1 महीने बाद हमारी गाय ब्याएगी, हमारी भैंस ब्याएगी, हमारे घर नया दूध आएगा, नया बच्चा आएगा, और एकदम सारी आशाओं में पानी फिर जाता है। तो बड़े दुख की बात होती है। तो अब किसान भाइयों को करना क्या है कि आपने जो आपकी 4 और 8 महीने के बीच की बछड़ियां और कटड़ियां हैं, इनको आपने सिर्फ एक बार टीका लगवाना है और वो सारी उम्र के लिए फ्री हो जाएंगे उस बीमारी से। और ये टीका पूर्णतः निःशुल्क है, हमारे सभी हॉस्पिटल्स में लग रहा है। किसान भाई जो है इस बात को जरूर ध्यान करें, जरूर नोट करें कि जिन भाइयों के पशु जो है वो 4 महीने और 8 महीने के हैं वो अपने पशुओं को टीका जो है जरूर लगवा लें। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस समय जो ये टीका है वो मुफ्त लगाया जा रहा है, कोई शुल्क नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना। अपने नज़दीक का जो भी अपना पशु चिकित्सालय है उसमें जाके आप संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मैं थोड़ा सा और साथ में इसके और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो किसान भाई अब इस बात को समझें कि जिस भी गाय भैंस का एबॉर्शन लास्ट के 3 महीने में होता है, तो आप ये मान के चलें कि भी ये ब्रुसेल्ला बीमारी के कारण ही हुआ है। यानी 10 में से 8 बार आप मान के चलें कि ब्रुसेल्ला बीमारी के कारण ही होगा, 1-2 बार और कारण हो सकते हैं। तो ऐसे पशुओं को जब भी जिन्होंने बच्चा डाल दिया, तो सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना है कि उन पशुओं को हमने दूसरे पशुओं को साथ नहीं बांधना, क्योंकि जो भी मैला और जो वो पानी और जो बच्चे की जो जेर है और सब चीज़ें जो हैं, इन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ये कीटाणु बाहर निकलता है। तो इनको हमारे किसान भाइयों ने मुंह को अच्छी तरह से ढक के, आंखों पे भी अगर कोई चश्मा वगैरह लगाएं तो, और हाथों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ग्लव्स वगैरह पहन के ही इस सारी गंदगी को उठाएं और इसको नीचे दबाएं। कोई दूसरा कुत्ता वगैरह या कोई दूसरी हमारी गाय बछड़ी उनको चाटे ना, क्योंकि एक पशु से दूसरे पशु में बड़ी खतरनाक रूप से बढ़ती है ये बीमारी। तो एबॉर्शन जो है, बच्चा गिराना एक चीज़ है, और दूसरी बात ये कई पशुओं के अंदर क्या होता है कि हमारे पशु किसान भाई अक्सर शिकायत करते हैं कि सर हमने 2 बार 4 बार टीका लगवा लिया, 2 बार झोटे के पास, सांड के पास ले गए, लेकिन गाभण नहीं ठहरा। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये ब्रुसेल्ला का जो कीटाणु है, ये है। ये पशुओं को गाभण ही नहीं होने देता। 3-3, 4-4 बार पशु बार बार फिरा पड़े रहते हैं। जो हमारी गाय या भैंस एक बार इस बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, उसको ताउम्र ये कीटाणु उसके शरीर में रहता है। जी, ऐसे पशुओं का दूध हमने कभी भी बिना उबाले नहीं पीना। कच्चा दूध कभी भी हमने नहीं पीना, ना ही किसी को पिलाना है। ये बड़ी सावधानी की इसके अंदर जरूरत है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब हमारे गांव में अक्सर ये भ्रांति है, ये विश्वास है कि किसी का मुंह आ रहा हो तो वो मुंह में जो है उस पशु के डायरेक्ट धार मार देते। देखिए मेरा मतलब अनुरोध है सभी किसान भाइयों से, देखिए इस तरह की चीज़ों से हमें छोड़ना है इन चीज़ों को, क्योंकि डायरेक्ट थन से जब दूध आता है ना तो उसके साथ बहुत सारे कीटाणु साथ आ जाते हैं। हमारे देश के अंदर देखिए, हमारा देश और बाकी देशों से बहुत ज़्यादा इस मामले में सभ्य है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से ही दूध को उबाल के पीते हैं, हमेशा से ही दूध को, सबसे पहले दूध को आगे निकाल के सबसे पहले उसको उबालते हैं। उबालने भर से जो है ना वो लगभग मेजोरिटी जो कीटाणु है वो सब के सब मर जाते हैं, इसलिए इस बीमारी की फैलने की संभावना कम रहती है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा, कई एरिया में, कई इलाकों में, कई घरों के अंदर इस तरह का रिवाज है, कई लोगों को कच्चा दूध पीने का आदत है, तो बराए मेहरबानी ऐसा काम ना करें। ये बड़ी, चाहे वो बकरी है, चाहे वो भैंस है, जी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही। बकरी के अंदर जब ये कीटाणु आता है, बकरी के अंदर यही ब्रुसेलोसिस बीमारी है, लेकिन इसका कीटाणु दूसरा है। जैसे बड़े पशुओं में ब्रुसेलोसिस, इसका बोविस है, बोविस के नाम से, और उसका है मेलिटेंसिस बकरी का। वो सबसे खतरनाक कीटाणु है। बकरी वाला कीटाणु इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, उससे तो निश्चित तौर पे हमने बच के रहना है, वो बहुत खतरनाक कीटाणु है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत ध्यान रखनी। भारत सरकार का पूरा ध्यान, भारत सरकार ये चाहती है कि 2024-25 तक हमारे देश में कोई भी कटड़ी या बछड़ी हमारी ऐसी ना रहे कि जिसको हमने ब्रुसेल्ला के लिए, जिसका वैक्सीनेशन हमने नहीं किया हो, ताकि
देखिए, ये जो ऐसे पशुओं का जो मीट है, जैसे जो भैंस जो है, इनका मीट हम बाहरले देशों के अंदर भेजते हैं, तो अगर हमारा देश ब्रुसेल्ला से मुक्त नहीं है ना, तो जो भी यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है और बाकी यूरोपियन देश है, ये हमारे देशों से आया हुआ मीट नहीं इस्तेमाल करते। तो इससे जो मीट की जो वास्तविक कीमत हमें मिलनी चाहिए, जो लाभ पशुपालक भाइयों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। क्योंकि जब तक हम ये निश्चित नहीं करेंगे कि हमारा देश ब्रुसेल्ला मुक्त हो चुका है, तब तक वो देश हमारे देश से मीट नहीं खरीदते। डॉक्टर साहब, आपने जैसे जिक्र किया, एक तो ब्रुसेलोसिस जो आपने बीमारी बताई पशुओं में, खास तौर पे जो हमारे दूध देने वाले पशु हैं उनमें, एक तो छुआछूत का रोग हो गया ये, छुआछूत का रोग। दूसरा, जो हमने अगर इस बात का पता लग जाए कि पशु को ब्रुसेल्ला है, तो जो हमारे अच्छे बिच्छे पशु हैं, स्वस्थ पशु हैं, उनसे अलग रखें, बिल्कुल अलग रखें। और 4 से 8 महीने का बच्चा, चाहे वो कटड़ा है, कटड़ी है, चाहे वो बछड़ी है, उसको इंजेक्शन जो है, टीका जो है, वो जरूर लगवाएं, बहुत जरूरी। बिल्कुल। और पशुओं में ये जो अगर हो जाए ब्रुसेलोसिस, तो ये गैबन भी नहीं होने देता पशु। जी बिल्कुल। एक सवाल और था कि जैसे कि आपने बताया कि पशुओं में अगर हम कच्चा दूध पी रहे हैं, तो वो ना पिए, दूध को उबाल कर पिए। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, और कुछ आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहिए? देखिए, मैं किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस बीमारी का ये जो हमारी भैंस और गाय जो बड़े पशु हैं, इनके अंदर ये बीमारी अपने आप को धीरे धीरे करके कम कर लेती है। शरीर जो है ना, इसको अपने आप ही काबू कर लेता है। लेकिन ऐसा पशु हमेशा ही जो है वो ये कीटाणुओं को पेशाब के जरिए, और जब भी वो हीट में आएगा पशु और जो जेरे से डालती है, उसके जरिए कीटाणु आता रहता है। अच्छा, दूसरी खास बात और मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो हमारे जो टीके आते हैं, जो हम गाभण होने के लिए पशुओं को लगाते हैं, AI जब हम करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जो सांड जो हम सेलेक्ट करते हैं, इन सांडों के अंदर ये ब्रुसेल्ला से टोटली फ्री होते हैं, इनको कभी ब्रुसेल्ला की बीमारी नहीं होती। और जो ये सांड हमारे आज के दिन गांव में घूम रहे हैं, जोटे हैं, इनके अंदर ये बीमारियां, अगर ये एक जोटा एक गाय भैंस के ऊपर अगर उसको प्रेग्नेंट कर देता है और वो पहले से ग्रस्त थी इस बीमारी से, तो वो बीमारी जोटे में आ जाती है और वो जोटे के अंदर वो बीमारी सदा के लिए हो जाएगी। तो एक जोटा सैकड़ों पशुओं के अंदर वो बीमारी फैला देता है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है पशुपालक भाइयों से कि बजाय जोटे और सांड के पास अपने पशुओं को लेके जाने के बजाय आप टीका लगवाएं पशु चिकित्सालय के अंदर जाके। ये जो टीके हैं बड़े एकदम 30 रुपए का एक टीका है, जो कि कुछ भी कीमत नहीं। डॉक्टर साहब, इसको अगर हम कृत्रिम गर्भाधान जी बिल्कुल, तो कैसे रहेगा? दुरुस्त फरमाया आपने एकदम से। और आज के दिन गायों के अंदर तो टीके हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें अगर आप 100 गायों को टीका लगाएंगे तो 90 गायें बछड़ियां देंगी। सेक्स सीमन हम उसको बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया चीजें हैं ये। तो कृपया जो है ना, जो भी हमारे आवारा सांड हैं, जोटे घूम रहे हैं, इनसे आप अपने पशुओं को ना लेके जाएं, क्योंकि इनसे बीमारियां फैलती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी जो हमारे श्रोता है उनको दी, जो पशुपालक भाई है उनको दी, और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मेरी सिर्फ एक ही अपील कि अपने 4 से 8 महीने की बछड़ियां और कटड़ियों को आप निकटवर्ती पशु चिकित्सालय में ले जाएं। 31 तारीख तक, इस महीने की 31 तारीख तक पूरे प्रदेश के अंदर ये टीका मुफ्त। जी धन्यवाद। अनिल भाई, डॉक्टर साहब की बात समझ में आई कि नहीं? भाई, मेरे तो समझ में आई, और जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनका भी समझ में आई होगी, हैं? तो ये बात बढ़िया तरीका समझ ली हमने भेंट वार्ता में पशुओं में ब्रुसेल्ला रोग के लक्षण व बचाव डॉक्टर राजन चौधरी से। और अब कुछ मौसम के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। मौसम तो यूँ कह रहे हैं कि मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज का जो अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। कल की भी संभावना सी बता दें। कल की भी संभावना लगभग यही है, और कल जो है आसमान साफ रहने की संभावना, मतलब कि 3-4 दिन पर राम जी थोड़ा बढ़िया तरीका मौसम ना खुले रखेगा। और कल के कार्यक्रम का थोड़ा जिक्र कर लिया। कल है मंगलवार है, और कल है हमारा फोन इन कार्यक्रम। बिल्कुल। और इसमें जो हम फोन इन में जो प्रोग्राम लेके आएंगे वो है बागवानी द्वारा किसानों की आर्थिक मजबूती। अच्छा। डॉक्टर समर सिंह से बातचीत होगी, और इसके साथ साथ दूसरा कार्यक्रम भी होगा। तो ये तो रहे कल के कार्यक्रम। और अब एक संदेश सुन लिया। हाँ बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को
मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अनिल भाई, ये तो संदेश सुने और संदेश के बाद मैं समझ गया आपका इशारा। फिर इशारा समझ गए तो फिर भाई सुना दे फिर कुछ बढ़िया सा। बिल्कुल, तो सुनते हैं चंद्र किरण किस्से से या रागनी। बाबा ना कोई ताला से मने मानस और सादी खे बदमाश बतेरे खरा करे से ओए त्योर सादी खे बेईमाने ते बात करे से मने चोर सादी खे सबते ज्यादा आड़े अपना रहा जमा जोर शादी खे सबसे ज्यादा आड़े रहा जमा जोर शादी खे। देखिए मैं ते कह के चली आई, मैं ते कह के चली आई पर वो ना धूना ठाया तेरे महल की अपना धूना लाया बहुत कई पर एक सुनी ना ईसा बाबा जिया तेरे महल की झांकी अपना धूना। तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, यह रागनी हमने सुनी चंद्र किरण किससे से। तो एक दूसरा विषय भी आज हम बात कर रहे थे, तो आज आपके लिए क्या रहेगा? आज की नसीहत में जो आज चर्चा करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल के बारे में। जिन भाइयों ने टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल लगा रखी है तो भाई वो थोड़ा ध्यान रखें कि इस समय यानी कि जो रोपी गई पौध है ना
उनकी देखभाल जरूर करें। नाइट्रोजन की खाद की पहली मात्रा जो है रुपाई के लगभग 4 से 5 हफ्ते के बाद जो है वो हमने डाली। अच्छा। 1 एकड़ खेत में लगभग जो है 14 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 55 किलोग्राम किसान खाद देगा हमने सिंचाई करनी। बिल्कुल। और इसके अलावा जिन भैया ने जो अगर ये देख लें कि उनमें कोई हानिकारक कीड़े लाग रहे हैं तो उनका भी ज़रूर ध्यान रखें। पानी के प्रबंधन का ज़रूर ध्यान रखें। अगर पानी घना हो गया तो भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और पानी कम हो गया तो भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो इसलिए पानी का ज़रूर ध्यान रखें। बैंगन का अगर जिक्र करें तो अनिल भाई जो बैंगन की जब हम बात करते हैं तो खड़ी फसल में जो नाइट्रोजन खाद की दूसरी मात्रा यानी जो 54 किलोग्राम किसान खाद प्रति एकड़ के हिसाब से हमने देख इसकी सिंचाई करनी चाहिए। विनोद भाई मिर्च का अगर हम जिक्र और करें, इसी तरह मिर्च की भी बात करेंगे, लेकिन जो हानिकारक कीटों से बचा होता है हमने जो हम यदि बात करें तो हमने सारे उपाय उसके अपनाने चाहिए। बिल्कुल। और मिर्च की जड़े तक बात है तो भाई मिर्च तो देखो सारी चीज़ें में इस्तेमाल हुए हैं। और नाइट्रोजन खाद की जो दूसरी मात्रा है इसमें 32 किलोमीटर किसान खाद प्रति एकड़ के हिसाब से देखे सिंचाई करें। और इसी तरह जो फसल को हानिकारक कीटों व बीमारियों से बचाना चाहिए। हम यदि बात करें तो जिस तरह जो विनोद भाई इसका आप भी ध्यान मिर्च रखना खा गए के? मिर्च भाई देख मिर्च तो बढ़िया अलग है। सुनो आप मिर्च गणी खा गए, आप 32 किलोग्राम है या 32 किलोग्राम ही तो कही बना। हाँ, तो इसी तरह जो फल फूल गिरने तक बचाना ही हमने फ्लेनोफिक्स या फिर जो वर्धन नामक दवा के घोड़ का छिड़काव इसमें करना चाहिए। और जो 40 मिलीलीटर, फिर दोबारा बोलो मिलीलीटर, हाँ, कदे फिर करे या कितनी ले ली तो भाई दवाई का इस्तेमाल। हाँ, तो देखो ऐसा है विनोद भाई, अगर दवाई की मात्रा कम ज़्यादा हो जाए ना तो बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल। दवाई की मात्रा और पानी की जो मात्रा है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह जो 40 मिलीलीटर दवा ने 180 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के फसल पर जो पहला छिड़काव वो जो फूल आने थे पर हमने करना चाहिए। और जो दूसरी की छिड़काव की बात कर रहे थे उसके लगभग 3 हफ्ते बाद हमने यो छिड़काव इसमें करना चाहिए। इस तरह फिर मिर्च तो बढ़िया उगेगी, मिर्च भी बढ़िया उगेंगे और खाने में भी स्वाद होगा और सीसी करने में भी है। सीसी तो भाई तो पहले कति करा करते जिस तरह रोटी ले लिया करते हाथ में और मिर्च गिला और सलबट्टे पे तो बेरा है तो ना भाई चटनी किसी बढ़िया लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बात करी टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल की देखभाल के बारे में। बिल्कुल। और अब घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का जो समय है वो हो रहा है समाप्त। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, भाइयों से ले इजाजत। बिल्कुल। तो अच्छा भाइयों, राम राम।